नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग लुसेंट गाइड शुरू करने वाले हैं और लुसेंट गाइड का ये दूसरा चैप्टर संख्या और संख्या पत्ती। पहला चैप्टर में क्या है तो महत्वपूर्ण फॉर्मूले दिए गए हैं जिनको याद करना है। तो दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे संख्या और संख्या पत्ती। तो संख्या और संख्या पत्ती में सबसे पहले हम लोग जानते हैं अंक को। सबसे पहले किसे जानेंगे? अंक को। अंक क्या होता है? तो हमारे पास 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं हैं, ठीक है। वो उन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और क्या हो गया? 9। तो इन सभी अंकों से मिलकर के ही क्या बनती है? संख्याएं बनती है। यानी कि अगर संख्या की बात करें तो संख्याओं क्या होगा? अंकों से मिलकर के बनेगा, ठीक है। यानी कि जो भी संख्याएं होती है वो 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक, जो भी अंकों की संख्याएं होंगी वो अंकों से मिलकर के ही बनती है। जैसे या फिर हम लोग संख्या की अगर परिभाषा लिखना चाहे तो हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो अंकों के मेल से बना हो, है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। जैसे 9 तक के हमारे पास अंक हैं, तो यानी टोटल कितने अंक हो गए हमारे पास? 10। टोटल कितने अंक हो गए हमारे पास? 10। और इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करके हम लोग बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का भी निर्माण करते हैं। तो संख्या क्या हो जाएगा? जैसे 1 और 2 मिला दिए तो 12 हो गया हमारा। तो 1 और 2 के मिलाने से ये हमारा क्या हो गया? अब संख्या बन गया। जबकि इसमें कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? 2 अंकों का। 1, 4, 5 ले लेते हैं। तो 1, 2, 3 कितने अंकों का प्रयोग हुआ है इसमें? 3 अंकों का प्रयोग हुआ है। तो ये जो लास्ट वाला अंक हम लोग को दिखाई देता है इसे हम लोग कहते हैं इकाई अंक, ठीक है। और ये बीच का, इसके बाद का जो अंक है इसे हम लोग क्या कहते हैं? दहाई अंक। और जो यहाँ लास्ट वाला है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सैकड़ा का अंक। ये जब 3 अंक किसी संख्या में रहेगा तो इस प्रकार से हम लोग उसे पढ़ते हैं। इकाई का अंक लास्ट में होगा, बीच में दहाई का अंक होगा, फिर सैकड़ा का अंक होगा। उसी प्रकार से अगर 4 अंकों की संख्याएं हो जाए, जैसे 4, 3, 2, 1, ठीक है, 4, 3, 2, 1। तो अगर 4 अंकों की संख्याएं रहेगी तो यहाँ हमारा इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया, ये सैकड़ा का अंक हो गया, और ये किसका अंक हो जाता है? हजार का, ठीक है। तो ये हजार के स्थान पे 4 हो जाएगा, सैकड़ा के स्थान पे 3 हो जाएगा, दहाई के स्थान पे 2 हो जाएगा और इकाई के स्थान पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 अंकों को मिला करके ये एक संख्या बनाया गया, यहाँ 3 अंकों को मिला करके एक संख्या बनाया गया, यहाँ 2 अंकों को मिलाकर के एक संख्या बनाया गया, ठीक है। तो अंक क्या होते हैं? तो 0 से लेकर के 9 तक की जो भी संख्याएं उन्हें हम अंक कहेंगे। और अगर अंकों की संख्या पूछा जाए कि कुल कितने अंक है हमारे पास, तो 10 अंक हैं। और इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्याएं भी बनाई जाती है। संख्या क्या होता है? तो अंकों के मेल से संख्याओं का निर्माण होगा। अंकों के मेल से मतलब 2 अंक मिला दिए या 3 अंक मिला दिए या 4 अंक मिला दिए तो उस अनुसार वो क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। आइए हम लोग जानते हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में। तो संख्याओं के प्रकार, जैसे संख्याएं कई प्रकार की है। संख्याओं के प्रकार, ठीक है। तो संख्याएं कई प्रकार की: प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, है ना। तो इस प्रकार से कई प्रकार की संख्याएं हैं। तो आइए हम लोग इन सबों को जानते हैं। सबसे पहला हम लोग जान लेते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। तो प्राकृत संख्या हम लोग किसे कहेंगे? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या यानी वैसी संख्या जो कहाँ से शुरू होती है? तो 1 से शुरू होती है। या फिर हम लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को गिनने के लिए उपयोग किया जाता है या गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। गिनती की संख्याओं को क्या कहेंगे हम लोग? प्राकृत संख्या कहेंगे।
जैसे गिनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, 0 से तो नहीं शुरू करते। कोई भी नंबर अगर हम लोगों के पास है, किसी भी चीज़ को गिनना है तो कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से, फिर 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं। या फिर इसको दूसरे रूप में भी हम लोग डिफाइन करते सकते हैं कि वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। ठीक है। दूसरा संख्या हमारा है पूर्ण संख्या। दूसरा संख्या क्या है, पूर्ण संख्या। तब पूर्ण संख्या हम लोग किसे कहेंगे, देखिए प्राकृत संख्या पहले से हमारे पास उपलब्ध थी। प्राकृत संख्या हमारे पास पहले से उपलब्ध है और प्राकृत संख्या में अगर हम लोग किसको शामिल कर लेते हैं, शून्य को शामिल कर लेते हैं या फिर 0 को शामिल कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहला जाता है, पूर्ण संख्या। जैसे हम लोग 0 शामिल कर लिए और बाकी 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं क्या है हमारे पास, प्राकृत संख्याएं हैं, है ना। 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं क्या है, प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं में यदि शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। ठीक है। तीसरी संख्या सम संख्या के बारे में पढ़ना है। सम संख्या, तो सम संख्या हम लोग किसको कहते हैं, यानी कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। 2 से क्या हो, पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो जो संख्या 2 से विभाजित होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। अगर 2 से विभाजित नहीं होगा तो उसे हम लोग सम संख्या नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते हैं, जैसे 6 को ले लेते हैं। 6 को अगर 2 से भाग देते हैं तो ये 3 बार में पूर्ण रूप से कट जाएगा, है ना। अगर हम लोग 8 ले लेते हैं तो इसे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में विभाजित हो जाएगा। 12 ले लेते हैं तो 2 से इसे डिवाइड कर सकते हैं और 14 ले लेते हैं तो इसे भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जिन संख्याओं को 2 से डिवाइड करने पर वो पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। ठीक है। तो सम संख्या, या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में क्या हो जाएगा, 0, 2, 4, 6 और 8 होगा तो वो संख्या हमारी क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। यानी जिन संख्याओं के अंत में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या। एग्जाम्पल के लिए कोई भी बड़ी संख्या ले सकते हैं, जैसे 9, 4, 3, 6, 4, 3, 2। तो लास्ट में 2 आ गया ना तो सम संख्या हो जाएगा। 8, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 6, तो लास्ट में 6 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या। ठीक है। आइए अगला हम लोग पढ़ते हैं विषम संख्या के बारे में। तो विषम संख्या जो है जस्ट इसका उल्टा होता है ना। विषम संख्या क्या है, सम संख्या का जस्ट उल्टा होता है। तो विषम संख्या हम लोग किसको कहेंगे, यानी वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। अगर कोई संख्या 2 से विभाजित ना हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। ठीक है। यानी वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 3 हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 5, 7, 13, 15। ठीक है। तो ये क्या है, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है। ये सब संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, अतः इनको हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। या फिर हम लोग इसको इस रूप में भी पहचान सकते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा या 9 होगा। 1, 3, 5, 7 या 9 जिस भी संख्या के अंत में रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, 4, 5, 3, 2, 1 और लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, 1। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या। 6, 4, 3, 2, 5, 2, 0, 8 और लास्ट में दिखाई क्या दे रहा है, 3। तो ये भी क्या हो जाएगी, विषम संख्या। ठीक है। तो अगला हम लोग पढ़ते हैं यौगिक संख्या।
यौगिक संख्या। तो यौगिक संख्या में क्या होता है कि कोई भी संख्या, ठीक है, जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित हो तो उसको हम लोग यौगिक संख्या कहेंगे। एक और अपने आप को छोड़कर, एक और अपने आप को छोड़कर, एक और अपने आप को छोड़कर अगर अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए, अगर अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक संख्या कहेंगे। एक और अपने आप को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक संख्या कहेंगे। या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिनका दो से अधिक गुणनखंड हो, है ना। दूसरे रूप से भी हम लोग इसको कह सकते हैं, वैसी संख्या जिनका दो से अधिक गुणनखंड हो। दो से अधिक गुणनखंड का मतलब है कि वो संख्या दो या उस दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। दो से अधिक गुणनखंड होने वाली संख्या को भी हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक संख्या कहेंगे। जैसे देखिए हमारे पास एक संख्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। 8 किस किस से कटता है, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। तो ये एक और अपने आप को छोड़ कर के अन्य संख्याओं से भी कट रहा है, यानी कि दो और भी संख्याएं हैं जो 8 को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो जब कोई भी संख्या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक संख्या कहेंगे। तो ये 2 है और ये 4 और यहाँ 8 और ये 1। तो यहाँ भी देखिए ये जो संख्याएं हैं ये क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है ना। तो इसी को हम लोग गुणनखंड भी कहते हैं, ठीक है। जिन संख्याओं से ये विभाजित हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड भी कहेंगे। तो दो से अधिक गुणनखंड होगा या फिर वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटने के अलावा अन्य संख्याओं से भी कटेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक संख्या कहेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं छठी संख्या के बारे में। तो छठी संख्या है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या हम लोग किसको कहेंगे, यानी कि वैसी संख्या जैसे हमारे पास क्या था, 0 1 2 3 4 5, है ना, ये अनंत तक जा रही थी। तो पूर्ण संख्याओं में अगर हम लोग माइनस वाली संख्याओं को शामिल कर लेते हैं, यानी ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो प्लस वाली भी संख्याएं हमारा पूर्णांक ही होता है और माइनस वाली संख्याएं भी हमारा पूर्णांक है और जीरो भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो जीरो ना तो धनात्मक है, जीरो ना तो धनात्मक है और न ही ये ऋणात्मक है। ना तो हम लोग इसको प्लस में ही कह सकते हैं और न ही इसे माइनस में ही कह सकते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या है कि अगर हम लोग पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लें, यानी माइनस वाली जो भी संख्या है उन्हें अगर शामिल कर लेंगे तो हम लोग को जो नई संख्या मिलती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग 7वां, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या और भाज्य संख्या एक ही होता है। तो अब हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहेंगे, यानी वैसी संख्या जो एक और अपने आप से ही विभाजित होता है, एक और अपने आप से विभाजित हो। जी, जो संख्या एक से विभाजित होगा या फिर अपने आप से विभाजित होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। और एक और अपने आप को छोड़कर कोई अन्य संख्या से विभाजित होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे या फिर यौगिक संख्या कहेंगे। जैसे हम लोग 2 को ले लेते हैं तो 2 एक से विभाजित होता है, 2 से विभाजित यानी एक से विभाजित हो रहा है और फिर अपने आप से विभाजित हो रहा है। 3 एक से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा यानी एक से विभाजित हो रहा है फिर अपने आप से विभाजित हो रहा है। 5 यहाँ भी 5 एक से ही विभाजित होगा फिर 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ से
एक संख्या जो है ये एक से तो डिवाइड हो ही रहा है, साथ ही साथ क्या होता है कि ये खुद से ही विभाजित होता है, यानी उस एक और अपने आप के अलावा किसी और अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 2, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2। एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक ही संख्या से विभाजित होता है जो एक होता है ना। एक जो है खुद से ही सिर्फ विभाजित है, बाकी और किसी संख्या से विभाजित नहीं होता, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा, 2। 8वां, अब हम लोग पढ़ते हैं असहभाज्य संख्या के बारे में। असहभाज्य संख्या, तो असहभाज्य संख्या जिन दो संख्याओं का मासा यानी महत्तम समापवर्तक एक होगा ना, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यदि एक हो, ठीक है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF एक हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असहभाज्य संख्या कहते हैं। तो एक जैसे मान लेते हैं कि 5 ले लेंगे, 5 ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, 8। तो ये 5 और 8 इन दोनों का अगर HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। इन दोनों का अगर HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। तो जिन दो संख्याओं का HCF अगर 1 आता है तो उसे उन संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, असहभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। परिमेय संख्या, 9वां है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हम लोग किसे कहेंगे, यानी वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, वैसे जिससे P बटा Q के रूप में लिखा जाए या जिसे भिन्न के रूप में लिखा जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन नीचे वाला जो मान है यानी कि हर या फिर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 4/5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 4/0 परिमेय नहीं है, क्योंकि नीचे वाला जो मान है यानी हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। एक होता है क्या, स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या कहलाएगा, स्थानीय मान ये दिखाता है कि वह जो संख्या है किस स्थान पे स्थित है। जैसे मान लेते हैं 4, 5, 6, 8, 9। अगर इसमें पूछेगा कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो जिस स्थान पे रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाता है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये किस स्थान पे है, हजार के स्थान पे है, यानी इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। अगर 6 का पूछता कि 6 का स्थानीय मान बताइए, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 किस स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पे है, यानी कि इसका 600 हो जाएगा मान। अगर 4 का पूछता तो 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 4 किस स्थान पे है, 10,000 वाले स्थान पे है। तो 4 में 10,000 से गुना करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 40,000। तो जिस स्थान पे कोई भी अंक जो है जिस स्थान पे रहेगा उसी स्थान का जो मान है उसका क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। या फिर हम लोग इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं कि 4, 5, 3, 2 है, तो 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको लिख दीजिए। बाकी उसके बाद कितने अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो डाल देंगे। अगर 3 अंक होते बाद में तो 3 जीरो डाल देते। तो इस प्रकार से भी हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं। ठीक है। एक और जातीय मान हम लोग जान लेते हैं। जातीय मान या फिर उसी को अंकित मान भी कहते हैं, अंकित मान भी कहते हैं, या फिर वास्तविक मान भी कहते हैं। देखिए, अगर अंकों को हम लोग बदल देंगे इसमें तो इसका स्थान बदल जाने से इसका मान भी बदल जाता है। लेकिन जातीय मान या वास्तविक मान में इसके स्थान बदलने से उसका मान नहीं बदलता। यानी जैसे 4, 5, 6, 8 है, पूछेगा 5 का जातीय मान बताइए, 5 का अंकित मान बताइए या 5 का वास्तविक मान बताइए, तो ये कहीं भी रहेगा, चाहे सैकड़ा के स्थान पे हो,
चाहे हजार के स्थान पे हो, चाहे दहाई के स्थान पे हो, इकाई के स्थान पे हो, तो इसका मान कितना होगा 5। अगर 4 का पूछेगा तो 4 ही होगा, 6 का पूछेगा तो 6 ही होगा, 8 का पूछेगा तो क्या होगा 8, चाहे वो किसी भी स्थान पर रहे, इससे जातीय मान को कोई मतलब नहीं है। जबकि स्थानीय मान में जैसे ही हम इसका स्थान चेंज कर देते हैं, वो क्या हो जाता है, उसका मान भी चेंज हो जाता है। जैसे 5 को अगर हम लोग 4 के जगह पर कर दें और 4 को 5 के जगह पर कर देते हैं, जैसे यहाँ 5 कर देते हैं, यहाँ 4 कर देते हैं, 6 8 9 को सेम रखते हैं, तो अब इसका स्थानीय मान चेंज हो जाएगा। 4 के जगह पर क्या हो जाएगा 4000 इसका स्थानीय मान होगा, जबकि 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। तो यहाँ से स्थान जैसे ही हम लोगों ने इसका चेंज किया, तो इसका स्थानीय मान भी चेंज कर गया, और जातीय मान में किसी भी तरह की कोई भी चेंजिंग करेंगे तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।